सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बता रहा हूँ जीवामृत क्या होता है। आज देश का किसान किसी भी प्रकार की फसल बोता है तो हर फसल को रासायनिक उर्वरकों की जरूरत होती है। अब प्राकृतिक खेती में हम कहते हैं हमें रासायनिक उर्वरक नहीं डालने हैं। रासायनिक उर्वरक ना डालने पड़े इसके लिए हमको जमीन को मजबूत करना जरूरी है। माँ के पास जब पोषण हो जाएगा पर्याप्त फसल को खिलाने के लिए तो फिर हमको रासायनिक उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए माँ के लिए मैंने कल भी आपको क्लास में भी बताया, बाहर भी बगीचे में बताया कि धरती माँ को समृद्ध करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत है। पहला है कि जितना भी कचरा आपके खेत खलिहान से निकलता है, पशुओं का मलमूत्र, बाग बगीचों की पत्तियां, फसलों के अवशेष, किसी को फेंकना नहीं है, जलाना नहीं है, बेचना नहीं है। अगर आपसे किसान होकर के कोई आपका गोबर का खाद 2000 रुपये ट्राली खरीद लेता है, आप सोचते हो चलो 5 ट्राली है 10,000 की बिक जाएगी, तो आपकी अज्ञानता है। ये गोबर आपके खेत के फसल अवशेष को खा करके पशु ने किया, इस पर खेत का अधिकार है। अगर आप हार्वेस्टर से किसी फसल की हार्वेस्टिंग कराते हो फिर पीछे से माचिस की तिल्ली छुआते हो तो आपने खेत में फसल अवशेष पर आग नहीं लगाई, आपने अपनी किस्मत पर आग लगाई है। इस फसल अवशेष पर खेत का अधिकार था। तो खेत से मिलने वाली चीज़ों को खेत में वापस करना पहली शर्त है प्राकृतिक खेती की, कि खेत से हमको जो वस्तुएं मिली हैं वो खाने पीने के बाद जो बच गई हैं वो मुझे खेत में लौटानी है। इसको कहते हैं मैं कार्बनिक पदार्थ। खेत का भोजन है कार्बनिक पदार्थ। फसलों का भोजन क्या है? कार्बनिक पदार्थ नहीं है। फसलों का भोजन कार्बन भी नहीं है। कार्बनिक पदार्थ जब नमी की दशा में सड़ता है कार्बन बनता है, तो कार्बन भी फसलों का भोजन नहीं है। फसलों का भोजन है जीवांश, मरे हुए जीवों का अंश। पिछले 40-50 साल से आधुनिक कृषि तकनीकियों में जो मैंने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया अपने खेत में दीमक मारने के लिए, व्हाइट ग्रब मारने के लिए, निमेटोड्स मारने के लिए, तो उन सारे पेस्टिसाइड ने हमारी जमीन के नाना प्रकार के जो लाभदायक जीवाणु थे सबको मार डाला। एक चीज ध्यान रखना, लाभदायक जितनी भी व्यवस्था है नेचर में, लाभदायक ज़्यादा मरती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने, किसान ने कभी केंचुए को नहीं मारा, दीमक को मारा। दीमक नहीं मरी, केंचुआ मर गया। हम लोगों ने माहू को और इल्ली को मारा। माहू और इल्ली आज भी जिंदा है, लेकिन तितली और मधुमक्खी मर गई। इसी प्रकार हम लोगों ने जब किसी फफूंद रोग फैलाने वाले वायरस को, फंगस को मारने की कोशिश की तो वो नहीं मरा। उस फंगस को, उस रोग फैलाने वाले फंगस को, बैक्टीरिया को जो नियंत्रित करने वाले लाभदायक जीव थे वो मर गए। इसलिए आज प्राकृतिक खेती में एक जीवामृत का शब्द है कि जीवामृत, प्राकृतिक खेती का मतलब है जीवामृत। अब ये जीवामृत है क्या? सीधा सीधा विज्ञान है कि हमने अगर खेत में पेस्टिसाइड डाले हैं तो जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु थे वो नष्ट हो गए। तो जो हमारी जमीन में 100 प्रकार के, 1000 प्रकार के, 2000 प्रकार के, हमें नहीं पता, किसी साइंटिस्ट को नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता आज तक इस जमीन में कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार आज करीब करीब 18-20 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात साइंटिस्ट करते हैं। एक जमाने में केवल राइजोबियम की बात करते थे, आज के 35 साल पहले। तब राइजोबियम की बात होती थी क्योंकि राइजोबियम उनकी शोध में आया था। आज 18-20 प्रकार के माइक्रोब्स हो गए क्योंकि उनकी शोध में 18-20 है। लेकिन अभी शोध पूरी नहीं हुई, और जब तक शोध पूरी होगी तब तक धरती से मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं वक्त शोध का नहीं है, वक्त है काम करने का। जैसे मिट्टी की जांच होती है, मिट्टी की जांच में पाया गया कि जीवांश कार्बन 1% होना चाहिए,
1950 के दशक में मेरे देश की जमीनों में जीवांश कार्बन 0.6% था। आज की तारीख में जीवांश कार्बन 0.3% रह गया। होना कितना चाहिए? 1%। हर साल मिट्टी की जांच होती है और बताया जाता है तुम्हारे खेत में जीवांश कार्बन घट रहा है, मिट्टी की जांच कराओ, जीवांश कार्बन की टेस्टिंग कराओ। जब ये तय हो चुका कि जीवांश कार्बन कम हो चुका है, तो अब देश की नीतियों को, देश के बुद्धिजीवियों को जीवांश कार्बन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। भाई आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, 2 महीने बाद अगले डॉक्टर ने कहा हीमोग्लोबिन की जांच कराओ, उसने देखा कम है, फिर आपका ट्रीटमेंट चलता रहा, फिर अगले 6 महीने बाद अगले डॉक्टर ने कहा हीमोग्लोबिन टेस्ट कराओ, हीमोग्लोबिन अब भी कम है। पिछले 3 साल से कहानी चल रही है कि हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन शरीर में कैसे बढ़ेगा, अब इस पर विचार करो। डॉक्टरों की शरण में रेगुलर मत रहो, एक चीज को तय करो कि हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाएंगे तो स्वतः स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार मिट्टी की जांच हर साल करा के क्या फायदा? मिट्टी की जांच में मुझे पता चल गया कि ऑर्गेनिक कार्बन कम है, तो अब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने की बात करनी है। सॉइल में, अपनी धरती माता में जिसका अन्न खाते हैं, जिस पर खेती करते हैं, अगर हमने उस पर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ा करके 1% कर दिया, जो 0.3 है, अगर 1% जीवांश कार्बन करने में मैं सफल हो गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगेंगे, तो फिर अनंत काल के लिए मेरी खेती मजबूत हो जाएगी, मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और अगर आज हम इसी आधुनिक कृषि तकनीकियों में खोए रहे कि उन्नतशील बीज मिलाएंगे तो उन्नत पैदावार होगी, सबके दिमाग में है ना, अच्छा बीज लाएंगे तो अच्छी पैदावार होगी। लेकिन मेरा तजुर्बा है, आपका भी तजुर्बा है, देश में हर किसान 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्षमता वाला गेहूं बोता है, 30 कुंटल पैदावारी वाला चना बोता है। लेकिन आप डाटा देखेंगे सांख्यिकी के, स्टैटिस्टिक्स के, तो देश में गेहूं का उत्पादन एवरेज 34 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। जब पूरा देश 60 कुंटल की कैपेसिटी का गेहूं बो रहा है, तो गेहूं का उत्पादन 34 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्यों? जब सारे के सारे लोग 25, 30, 35 कुंटल वाला चना मटर बो रहे हैं, तो चने का एवरेज उत्पादन 8 कुंटल क्यों है? इस पर कोई विचार नहीं करता। बस धंधा पूरा मार्केट पर डिपेंड हो गया है, मार्केट के भरोसे खेती हो रही है, ना किसान अपना दिमाग लगाता है, ना किसान अपना श्रम करता है, मार्केट जो कहता है वो किसान करता है। इसका नाम है अज्ञानता। किसान को अपने श्रम और अपने दिमाग पर भरोसा रखना चाहिए। अपने श्रम पर और अपने दिमाग से खेती करनी है, और श्रम और दिमाग क्या, खेत की समृद्धि को बढ़ाना है। जो आपका 5 बीघा, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ जो भी खेत है, उस अपनी धरती माता को कैसे संपन्न, कैसे समृद्ध, कैसे उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा करके 1% करूं, ये विचार है। और इसके लिए जीवामृत है। तो जीवामृत कैसे बनता है? मैं अपने मित्रों से कहता हूं, बहुत सारे मेरे जो दूर दराज कर्नाटका के, गुजरात के, महाराष्ट्र के बहुत सारे किसान हैं, वो कहते हैं सचान साहब हम आपके पास तक नहीं आ सकते, दूरी बहुत ज़्यादा। तो मैं उनसे कहता हूं जंगल चले जाओ, और जंगल में, ऐसे जंगल में जाना जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारा बायोमास, यानी तना, फल, पत्तियां सब सड़े गले पड़े। उन तने पत्तियों को हटाइए, उसके नीचे ब्लैक कलर की मिट्टी मिलेगी, ये वाली मिट्टी ऐसी, जिसमें हल्की सी नमी होगी। इस मिट्टी को एक ड्रम में, जैसे मेरा जीवामृत बनाया, लेकिन उदाहरण बता रहा हूं, किसी किसान को 200 लीटर जीवामृत बनाना है। 200 लीटर जीवामृत का मतलब है 10 एकड़ के लिए हो गया। ये 200 लीटर का ड्रम 10 एकड़ जमीन में रसायन मुक्त खेती करा देगा। यानी आपको फर्टिलाइजर डालने की कोई जरूरत। लेकिन यहां ध्यान ये रखना है कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसकी विधि विधान में कोई कमी। जैसे मैंने कहा, ऐसे जंगल से मिट्टी लाना जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारा बायोमास मलबा पड़ा हो, उस मलबे को हटाना, वहां से इस तरीके की ब्लैक कलर की मिट्टी मिलेगी, ये लाना और इस ड्रम में डाल देना। हमने मिट्टी डाल दी, 200 लीटर पानी भर दिया। अब इस मिट्टी में जो माइक्रोब्स होंगे
लाभदायक और हानिकारक दोनों होंगे, यहाँ पर ध्यान रखना। नेचर में लाभदायक, ये लाभदायक और हानिकारक का जो बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल का जो साइंस है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। प्रकृति की व्यवस्था में कोई खराब चीज नहीं है। खराब चीज को कंट्रोल करने के लिए अच्छी चीजें नेचर के पास हैं, इसलिए भगवान ने नहीं कहा कि ये खराब है और ये अच्छा है। भगवान की व्यवस्था है, सब अच्छे हैं और सब खराब है। तो अब इसमें जब मैंने मिट्टी अकेले जब डालूंगा तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, मैंने मिट्टी डाली, मिट्टी डालने के बाद इसमें जो बैक्टीरिया है, इसमें जो माइक्रोब्स हैं बेनिफिशियल, वो प्रोपोगेट कैसे करेंगे, तो उनके लिए भोजन के लिए मुझे गुड़ डालना है। अगर हमको 200 लीटर जीवामृत बनाना है और 5 किलो मिट्टी लाए हैं, सुनना, 5 किलो अगर जंगल की अच्छी मिट्टी है और मैं इसमें 28 किलो गुड़, जैसे मैं आपके सामने गुड़ डाल रहा हूं, ये गुड़ मैंने 5 किलो डाला है, हमें कितना डालना है, 28 किलो। हम 28 किलो गुड़ भी डाल सकते हैं और 28 किलो चीनी भी डाल सकते हैं, कोई दो में से कोई एक चीज, या दोनों चीजें आधी आधी, 14 किलो गुड़ और 14 किलो शक्कर। हम इसमें आटा भी डाल सकते हैं, 14 किलो गुड़ और 14 किलो आटा। बात समझ गए ना। इस मटेरियल को, अब चूंकि ये ड्रम मेरा भरा हुआ है, रोज ट्रेनिंग पर लोग आते हैं तो रोज मैं सिखाता हूं तो भरा हुआ है। इस प्रकार का एक पंजा लेना, इस प्रकार का, और डेली पंजे से एक बार इसको 2-3 मिनट के लिए चला देना है। ये चलाते क्यों हैं? ये इसलिए चलाते हैं कि इस मिट्टी में जो माइक्रोब्स थे, उनको, हर जीव को ऑक्सीजन की जरूरत है, ध्यान रखना। कई बार लोग कहते हैं ये अनएरोबिक बैक्टीरिया, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो देश में कई जगह वो रबड़ के ट्यूब के बड़े बड़े बिक रहे हैं कि साहब अनएरोबिक बैक्टीरिया, इसको ऑक्सीजन की कोई जरूरत। गलत है। ऑक्सीजन तो हर जीव को चाहिए। कुछ जीव, ये जो बैक्टीरिया, ये पानी की ऑक्सीजन से अपना काम चलाते हैं, इनको पानी की ऑक्सीजन चाहिए। हिलाना इसलिए कि जब हिला देता हूं तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। अब ये साहब इसमें प्रोपोगेट होने लगे। अगर मिट्टी डाली थी मैंने तो क्या होगा, आप 15 दिन तक हिलाते रहिए, फिर इसको 5 दिन मत हिलाइए, तो इसमें जो नेगेटिव पैथोजिन होंगे वो ब्लैक कलर की संरचना बना करके ऊपर एक लेयर बनेगी, मलाई जैसी दूध में जमती ना। अगर वो मलाई ब्लैक कलर की है तो समझ लीजिए नेगेटिव पैथोजिन है। तो क्या करेंगे, ये छन्नी लेंगे और उनको ऐसे निकाल के, ये तो मिट्टी है, ये तो अभी मैं मिट्टी निकाल रहा हूं, ब्लैक कलर की है ना, लेकिन अभी नहीं करना, अभी तो मैंने आपके सामने मिट्टी डाला है। 15 दिन के बाद इसको 5 दिन के लिए नहीं हिलाना है तो क्या होगा, ऊपर एक ब्लैक कलर की संरचना बनेगी, वो निगेटिव पैथोजिन है, उनको छन्नी से निकाल करके ऐसे ऐसे और बाहर फेंक देंगे। 2-3 बार ये क्रिया करेंगे 5-5 दिन पे रुक करके, तो निगेटिव पैथोजिन सब बाहर हो गए। अब इसमें बचे लाभदायक जीवाणु। ये मैं क्यों बना रहा हूं जीवाणु, जीवामृत क्यों बनाया, पहले तो इसको समझना। जीवामृत इसलिए बना रहा हूं कि जमीन में जब आप गोबर की खाद, फसलों के अवशेष डालेंगे, बरसात आएगी, वो भीगेगा, वो कार्बन बनेगा। मैंने बोला ना कार्बनिक पदार्थ फसलों का भोजन है, ना कार्बन फसलों का भोजन है। उस कार्बन को खाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
फिर ये मरते हैं तो मरे हुए जीवों को के अंश को कहते हैं जीवांश। फसलों का भोजन क्या है? जीवांश। ठीक है ना? वेद में लिखा है जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन। वनस्पति जगत भी जीव है और जीव जगत भी जीव है। वनस्पति जगत जीव जगत को मरने के बाद निगल लेती है और जीव जगत वनस्पति जगत को जिंदा निगल जाता है। हम लोग मूली, टमाटर, भिंडी, करेला, कद्दू खाते ना उखाड़ करके, तो परवाह करते हैं क्या वनस्पति जिंदा है लेकिन फिर भी उसको तोड़ रहा हूं, मरोड़ रहा हूं, उखाड़ रहा हूं। माँ ने कहा अपने सारे जीव जगत में जो 84 लाख जीवों को जीव जंतु हैं, ये वनस्पति जगत माँ है और जीव जगत के लिए कहती है वनस्पति जगत की पुत्र तू मुझे खा ले, लेकिन जब तू मरेगा तो मैं तुझे, तू मुझे जिंदा खा सकता है लेकिन जब तुझे मैं जिंदा नहीं खाऊंगी, जब तू मर जाएगा तेरा जीवांश बनेगा तब मैं तुझे खाऊंगी। यही माता और पुत्र के बीच की थ्योरी है। सारा जीव जगत वनस्पतियों पर आश्रित है और सारी वनस्पतियां मरे हुए जीवों पर आधारित है। तो मैंने खेत में कार्बनिक पदार्थ डाला और वहां पर कार्बनिक पदार्थ को, कार्बन बनने के बाद उस कार्बनिक पदार्थ को हजम करने वाले जीवाणुओं को डाल दिया। अब जीवांश पैदा हो रहा है, सिस्टम चल रहा है। ना यूरिया की, ना डीएपी की, ना पोटास की, ना जिंक की, ना सल्फर की, किसी तत्व की जरूरत और ना कभी थी। 60 साल 50 साल पहले कहां कोई यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर डालता था? खेती हो रही थी कि नहीं हो रही थी? तब ना फसलों में कोई रोग लगता था, ना फसलों में कोई कीट लगता था, ना फसलों को बोने के लिए पलेवा करनी पड़ती थी, ना फसलों में कोई पानी देना पड़ता था। सब कुछ अपने आप हो रहा था। लेकिन जब से ये हरित क्रांति आई, हरित क्रांति में जो लोग किसानों के साथ बिजनेस करने वाले घुस गए, तो हम हरित क्रांति लाए थे कि देश में खाद्यान्न की कमी है, खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए। और 60 में शुरू हुई हरित क्रांति, 90 के दशक में मैं खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया और खेती में जो नई नई चीज़ें लागू हुई थी उनके दुष्परिणाम भी हमको मिल गए 90 में, 30 साल में। क्या परिणाम मिल गए? 2 परिणाम मिले। एक परिणाम हुआ कि हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए, ये तो अचीवमेंट है। दूसरे दुष्परिणाम मिले क्या? जमीन में कार्बन की मात्रा कम हो गई, जमीन के नीचे का भूगर्भ जल स्तर नीचे चला गया, जमीन के ऊपर जंगल खत्म हो गए, जमीन के ऊपर की तितलियां, मधुमक्खियां, केंचुए, मेंढक, चिड़ियां नष्ट हो गईं। ये रसायनों का डाला हुआ खाद्यान्न खा के मनुष्य को कैंसर, हार्ट अटैक और शुगर होने लगा। अस्पताल खुल गए, मेडिकल का कारोबार चलने लगा, किसान की लागत बढ़ रही है, उत्पादकता घट गई है, उपज का मूल्य सही नहीं मिल रहा है। इसलिए लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की बात शुरू किया। लेकिन ये जो लोग किसानों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, इनको ये बात बुरी लग रही है क्या? कि अगर देश का किसान प्राकृतिक खेती की सच्चाई को जान गया तो हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, मेरी जितनी इंडस्ट्री बनाई थी बैठ जाएंगी और इस इंडस्ट्री का माल बेचने वाले जितनी भी दुकानें खुली हुई हैं वो सब बंद हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ी लॉबी है जो चाहती है कि किसानों को ये सत्य पता ना चलने पाए। तो सुनिए क्या हुआ। आज कुछ लोग सोशल मीडिया में नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, ऐसे करिए ऐसे करिए। आप लोग सोशल मीडिया में देखते हो तो आपको लगता है कि हमें नेचुरल फार्मिंग ऐसे करनी है, जबकि उसमें कई लोग क्या है, झूठ बोलते हैं। कई लोग झूठ बोलते हैं। झूठ क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि किसान अगर नेचुरल फार्मिंग सीख जाएगा तो उनका कारोबार, तो वो कुछ ऐसी भ्रांतियां, ऐसे भ्रम पैदा करते हैं कि किसान
कहे कि यार क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, कौन सही है कौन गलत है, तो ये मैंने क्लासरूम में बताया। इसका निर्णय कौन लेगा? 50 आदमी प्राकृतिक खेती सिखा रहे हैं। कौन आपका सच्चा हमदर्द है कौन आपका गलत हमदर्द है, तो कैसे पता चलेगा? मैंने अंदर बोला अपना भी दिमाग लगाइए। तो आप जैसे आए हो, अभी मैंने बताया जंगल की मिट्टी। अब जैसे जो किसान यहाँ आए हैं उनको जंगल की मिट्टी नहीं तलाशनी है, उनको हमारा वाला ये जीवामृत ले जाना है। 2-2 लीटर ले जाइए। आपको 50 लीटर बनाना था, मैंने बोला 20 लीटर 1 एकड़ के लिए है। अब 5 एकड़ का किसान है तो 100 लीटर बनाएगा, 10 एकड़ का किसान है तो 200 लीटर बनाएगा, 2 एकड़ का किसान है 40 लीटर बनाएगा, 7 एकड़ का किसान है 140 लीटर बनाएगा, यानी 1 एकड़ में 20 का गुणा करके बनाएगा। ठीक है ना? तो चाहे तो जंगल की मिट्टी से बनाइए, चाहे मेरे यहाँ से जीवामृत का कल्चर ले जाइए उससे बनाइए। और जब ये बन जाएगा 2 महीना लगेगा। 200 लीटर में आटा कितना डालना है? सुनिए आप, 200 लीटर में मैंने बताया 14 किलो आटा 14 किलो गुड़ 28 किलो, या टोटल 28 किलो गुड़ या टोटल 28 किलो चीनी, लेकिन टोटल 28 किलो आटा नहीं डालेंगे। ठीक है ना? तो ये जीवामृत कितने दिन में बनेगा? अगर 2 लीटर ले गए, 200 लीटर बनाया, 28 किलो चीनी डाल दिया तो 2 महीने में बनेगा। अगर 2 लीटर ले गए और 50 लीटर बनाया तो यही 30 दिन में बने, क्योंकि जावन ज़्यादा है, जावन पर डिपेंड है। जैसे मैंने कहा 5 किलो मिट्टी कोई किसान लाएगा तो 2 महीने में बन जाएगा। किसी किसान का प्रश्न है कि साहब मुझे 1 महीना में बनाना है, तो तुम 12-15 किलो मिट्टी ले आते या हमसे 5 किलो ले जाते। जामन की मात्रा बढ़ा दी तो दही जल्दी जमेगा। जीवामृत में क्या चीज चाहिए? हमें दही बनाना है। दही में दूध की मात्रा और जामन की मात्रा। दूध क्या है? पानी और चीनी और गुड़। जामन क्या है? मिट्टी या जंगल की मिट्टी या हमारा वाला कल्चर। जब ये बन गया मित्र, काहे के लिए बना रहे थे ये बताइए आप? ये जीवामृत क्यों बना रहे थे? कोई बताए? खेत में क्यों डालने के लिए? जीवांश बनाने के लिए, जीवांश जो है कचड़ा खाए। कचड़ा खाए। अब सुनना, ये इसलिए बना रहे थे क्योंकि मैंने ये आज के कुछ साल पहले ये सारे जीवाणु हमारे खेत में थे। अब नहीं। जब मैं पेस्टिसाइड नहीं यूज करता था तब ये थे। जब मैं निमेटोड्स को मारने के लिए दवा नहीं डालता था तब ये थे। जब दीमक को मारने के लिए दवा नहीं डालता तब ये थे। जब व्हाइट ग्रब को मारने के लिए दवा नहीं डालते थे तब ये थे। जब से मैं निमेटोड्स, व्हाइट ग्रब, दीमक को मारने के लिए दवा डालने लगा तब ये खत्म हो गए। तो कितने थे? तो इसीलिए मैं कहता हूं जंगल की मिट्टी से बनने वाला जीवामृत ही जीवामृत है। इसी से आपको सफलता मिलेगी। कैसी सफलता? अब ये वाला जीवामृत आपने 1 एकड़ जमीन में डाला 20 लीटर। कैसे डालेंगे? इनाकुलेट करना है हमको। ये बैक्टीरिया खेत में इनाकुलेट करना है। 2 विधियां हैं। अगर खेत में पलेवा किया है आपने, पानी भरा है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये जीवामृत 20 लीटर की बाल्टी लीजिए और इसको 40 स्थान पर आधा लीटर फेंक आइए। पानी के साथ हिल डुल करके बैक्टीरिया को जहाँ जाना था चला जाएगा। अगर ये सूखा है खेत, नीचे नमी है, ऊपर पपड़ी है सूखी हुई, और आप जुताई करके फसल बोना चाहते हो, तो इस 20 लीटर को जीवामृत को लेंगे और 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद लेंगे। 20 लीटर जीवामृत उसमें छिड़केंगे, हाथ से मिलाएंगे और जैसे यूरिया छींटते ना वैसे छींटेंगे, पीछे से जुताई कर देंगे, फिर फसल बो देंगे। अब आप निश्चिंत हो जाइए। अगर चना, मटर, मसूर, अलसी, राई, उर्द, मूंग की फसल है
यानी खाद्यान्न फसल धान, गेहूं, गन्ना नहीं है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर नहीं छूना है, और पैदावार जितनी हो रही थी 80-70% लोगों के यहाँ उतनी ही होगी। 20-25% लोगों के यहाँ 10% बढ़ भी सकती है। 2-4% लोगों के यहाँ थोड़ा सा घट भी सकती। घटेगी किन के यहाँ? जिनकी जमीन में कार्बन बहुत कम था 0.2, उनके यहाँ हो सकता है 10-5% प्रोडक्शन कम हो जाए। जिनके खेत में कार्बन की मात्रा 0.3-0.4 के आसपास थी, उनका स्थिर रहेगा। जिनके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.5 थी, उनके यहाँ 10-15% प्रोडक्शन बढ़ेगा। मैंने कल बताया ना, कार्बन का को रिलेशन है पैदावार से। कार्बन जमीन में, जैसे अभी मैंने बताया 60 कुंटल की क्षमता वाला गेहूं देश का किसान बोता है, समय से बोता है, बराबर यूरिया डीएपी पोटास डालता है, 5 बार पानी लगाता है, लेकिन उपज होती है 30 कुंटल। क्यों भाई? जब 60 कुंटल वाला गेहूं बोए थे तो 60 कुंटल क्यों नहीं हुआ? कोई माई का लाल 60 कुंटल पैदा ही नहीं कर सकता है जिसमें जीवांश कम है। लेकिन जिस दिन जीवांश 1% हो जाएगा, बढ़ाते 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 बढ़ाते, तो नो फर्टिलाइजर, कोई सिंचाई नहीं, कोई बीमारी नहीं, फसल अपने आप हो जाएगी। और जो जीवामृत डाली हुई फसल, जीवामृत और कार्बन ऐड कर दिया, अब मैंने गेहूं बोया, चना बोया, मटर बोया, सब्जी बोया, कुछ भी बोया, अभी टेस्ट नहीं है ना। आज भोजन में टेस्ट है? आप बताइए, दाल खाइए, सब्जी खाइए, रोटी खाइए, कोई टेस्ट है? क्यों? टेस्ट कहाँ है? कहाँ चला गया टेस्ट? क्योंकि मैंने कल बताया था, जैसा आप चढ़ावा चढ़ाएंगे वैसा ही प्रसाद। अब चढ़ावा क्या चढ़ाया? गेहूं। गेहूं के साथ चढ़ावा यूरिया, डीएपी, पोटास, आइसोप्रोटुरान, दीमक मारने के लिए क्लोरोपाइरिफास। तो जो धरती माता को आपने चढ़ाया है, धरती माता उसी का प्रसाद आपको देगी। लेकिन जब हमने उस पर चढ़ाया जीवामृत, कार्बन और गेहूं, तो अब गेहूं देगी, और गेहूं के साथ जीवांश कार्बन की खुशबू, सोंधी सोंधी खुशबू, स्वाद और पूरी पौष्टिकता, जितने भी पोषक तत्व जमीन में होने चाहिए हो जाएंगे। आपको फिर रोटी खा करके जिंक की गोली नहीं खानी पड़ेगी, आयरन की गोली नहीं लेनी पड़ेगी, मैग्नीशियम की गोली नहीं लेनी पड़ेगी। आज बीमारियों में क्या देता है डॉक्टर? जिंक की गोली, आयरन की गोली, मैग्नीज की गोली, कैल्शियम की गोली, यही तो चल रहा है ना। सारा बिगाड़ जमीन से है, ध्यान रखना आपका। सब कुछ खेल धरती माता का है। मैंने अंदर कहा कि धरती माता यानी जमीन का मैनेजमेंट और जमीन के ऊपर फसलों के बोने का मैनेजमेंट, इसी का नाम खेती है। यूरिया खेती नहीं है, डीएपी खेती नहीं है, कोई भी पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, बीडीसाइड खेती, कल्टीवेटर, रोटावेटर, ड्रोन खेती नहीं है। खेती का मतलब है किसान अपनी धरती माता को जाने, समझे और उसकी हैसियत के अनुसार उसमें फसल को बोए। हैसियत के अनुसार। अगर उसकी हैसियत गेहूं बोने की नहीं है तो गेहूं क्यों बोया? ये मिसमैनेजमेंट है। जिस जमीन की फर्टिलिटी कमजोर है उसमें गेहूं क्यों बोया? ये मिसमैनेजमेंट है। और अभी खेती में क्या कहते हैं, हाँ गेहूं बोलो, 120, 60, 40 यूरिया डीएपी पोटास डाल देना, हाँ बढ़िया गेहूं हो जाएगा। हमने तो देखा नहीं बढ़िया होते हुए। तो ना तो अच्छी उपज हुई, ना उसमें स्वाद बचा, ना उसमें पौष्टिकता आई। खेती काहे के लिए कर रहे थे? खेती कर रहे थे ताकि मुझको धरती माता से इतना खूबसूरत खाद्यान्न मिले, इतना खूबसूरत भोजन मिले कि जिसे खा करके मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मेरा मन। आज जानते हो रासायनिक खा करके क्या हो रहा है?
आप देख रहे हैं ना, सबकी नज़रों के सामने है कि 22, 25 साल, 30 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो गया, 7 साल के बच्चे को चश्मा लग गया, 20-25% महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, गर्भ धारण ना करने की वजह से डिवोर्स हो रहे हैं, बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, बच्चे विकलांग मतलब मेंटली विकलांग हो गए। जैसे एक शारीरिक विकलांगता है, मेरी बात कई बार लोग बुरा मान जाते हैं, एक शारीरिक विकलांगता है, किसी का हाथ खराब है, किसी का पांव खराब है, और एक मानसिक विकलांगता है कि शरीर पांव तो सब अच्छा है लेकिन मन विकलांग है। जो शारीरिक विकलांगता है वो आदमी ट्राई साइकिल पर बैठ करके पान पुड़िया बेच करके रोजी रोटी कमा लेता है, और जो मानसिक रूप से विकलांग है, शरीर सही है, वो समाज को खराब कर रहा है, डकैती डाल रहा है, चाइनीज स्केचिंग कर रहा है, लूट कर रहा है, सड़क पे चक्का जाम कर रहा है। क्यों? मानसिक, आज की तारीख में देश में अधिकांश लोग मानसिक रूप से विकलांग हो गए हैं। तो मैंने कहा शारीरिक विकलांगता का तो टीका था, पोलियो की 2 बूंद जिंदगी में, और मानसिक विकलांगता की कौन सी टीका है? कोई है? कोई साइंस बना पाया है कि आदमी मानसिक रूप से, और मानसिक रूप से क्यों विकलांग हो रहा है? क्योंकि हमारी सोच बदल गई। मैंने अंदर बोला, भगवान और भगवान की व्यवस्था के साथ जीने की सोच ही आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकती है। कागज के नोट को प्राप्त करने के लिए सारी दुनिया भग रही है। विकलांगता क्या है? आज तो नेता भी विकलांग मेंटली, ठेकेदार भी विकलांग, माफिया भी विकलांग, सारा सिस्टम विकलांग, किसान भी विकलांग। क्यों विकलांग? कागज का नोट केवल मानसिक विकलांगता ही लाता है, और भगवान की व्यवस्था को ठीक करने का जो विचार है वही आपको मानसिक विकलांगता से बाहर निकालता है। मैंने अंदर बोला, लक्ष्मी के पीछे भगोगे तो गणेश भग जाएगा, गणेश के माने ज्ञान के साथ रहोगे तो लक्ष्मी ज्ञान की गुलाम है। आप ज्ञान की शरण में चलिए, लक्ष्मी आपके साथ साथ चलती रहेगी। लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। लक्ष्मी की तरफ मुंह करके देखो ही मत, तुम तो ज्ञान की तरफ चलो, क्योंकि ज्ञान के साथ लक्ष्मी, गणेश के साथ लक्ष्मी को रहना ही रहना है। लेकिन लक्ष्मी की तरफ भगे यानी रुपए की तरफ भगे तो ज्ञान से हाथ धो बैठोगे, और जैसे ही ज्ञान चला गया वो लक्ष्मी भी छोड़ के, तो जीवामृत का मतलब समझ गए? 5 किलो जंगल की मिट्टी, 2 किलो हमारा वाला जामन, 200 लीटर पानी, 28 किलो चीनी या 28 किलो गुड़ या 14 किलो आटा, 14 किलो गुड़ या 14 किलो आटा, 14 किलो चीनी, डेली पंजे से हिलाइए, 2 महीने में बनके तैयार। डालने का तरीका, खेत में पानी भरा है तो 20 लीटर लीजिए, 1 एकड़ में 40 जगह फेंक आइए, पानी के साथ हिलडुल के पहुंच जाएगा। अगर खेत में पानी नहीं भरा, खेत में ओट आ गई है, तो 20 लीटर निकालिए, 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद के साथ मिलाइए, छींटिए और खेत से जुताई कर दीजिए। जो लोग आर्चर लगाते हैं, ड्रिप से इरिगेशन करते हैं वेंचुरी से, वो वेंचुरी के माध्यम से दे सकते हैं। और कितनी दे सकते हैं? कई किसान कह रहे हैं साहब एक बार दे दिया और दे दे। हमने कहा यार तुम्हारा मन नहीं मानता तो एक बार और दे दो। साहब कितनी बार देना? मैंने कहा एक फसल में केवल 1 बार देना। यार कहानी सुनो, फसल की बुआई के रोपाई के पहले देना है, फिर ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। कोवैक्सीन का टीका 1 ही बार लगाया जाता, रोज नहीं लगाया जाता, ठीक है ना? केवल 1 बार एक फसल में देना है। लेकिन जिन जमीनों में बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में आपने इंसेक्टिसाइड डाला है, उसमें हम 15-15 दिन के अंतराल पर 3 बार रिपीट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट बहुत हैं। हो सकता है पहली बार आप डालें और पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट इस बैक्टीरिया को मार दें। तो एक बार फिर ट्राई करेंगे, एक बार फिर ट्राई करेंगे, 3-4 बार ट्राई करने के बाद उसके रेजिडुअल इफेक्ट खत्म हो जाएंगे पेस्टिसाइड के, और ये बैक्टीरिया हावी हो जाएगा, ठीक है ना?
ना फर्टिलाइजर की जरूरत है और ना कोई भूमि जनित बीमारी कोई आएगी ही नहीं, कोई बीमारी भूमि जनित नहीं आएगी। लेकिन हाँ मित्र, गन्ने में, धान में, गेहूं में, कपास में, सोयाबीन में आपको अगले 3-4 सालों तक यूरिया की डोज देनी है, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए यूरिया नाइट्रोजन की जरूरत है। जब तक नाइट्रोजन नहीं होगी, लीफ एरिया नहीं होगा, लीफ एरिया नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस कम होगा, तो उत्पादन गिरेगा। चना, मटर, मसूर, राई, अलसी में कोई कुछ नहीं देना। लेकिन जिन फसलों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है उसमें नाइट्रोजन अगले 2-3-4 साल तक थोड़ी थोड़ी देते रहना है। आप देखना, जिस दिन आपकी जमीन में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ करके 0.3 से 0.6, 0.7, 0.8 हो जाएगी, उस दिन यूरिया भी बंद कर देना। जीवामृत के भरोसे मत बैठना। जीवामृत एक गृहिणी की तरह है। अगर खेत में कार्बन है तो भोजन बनाएंगे, और अगर आपने सोचा जीवामृत मुझे वरदान मिल गया, जीवामृत डालूंगा, यूरिया डीएपी बंद, खेत में कार्बन की मात्रा है नहीं, कार्बन आप देना शुरू नहीं किए, तो जो खेत में भोजन सामग्री थी 1 साल, 2 साल, 3 सीजन, 4 सीजन तक इन जीवाणुओं ने भोजन बना के दे दिया। अब खेत की सामग्री खत्म हो गई। फिर आप कहेंगे अरे साहब वो जीवामृत 2 साल तो बहुत अच्छा काम किया, अब साहब उससे पैदावार गिरने लगी। ठीक है ना। किचन में सामान है और कुशल गृहिणी है, तभी अच्छा भोजन मिलेगा। गृहिणी की कुशलता बहुत अच्छी है, लेकिन आप किचन में आटा, दाल, चावल, तेल, सब्जी का अभाव है तो क्या बनाएगी। तो ये जीवाणु क्या है, एक गृहिणी के रूप में है। आपके खेत में अगर खाद्य सामग्री, रॉ मटेरियल है तो ये भोजन बना के देंगे। नमस्कार।